है एवरीवन। डीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र 2026 में आपका स्वागत है। डीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 की इस विशेष सीरीज में आज हम वैदिक काल का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये विषय न केवल इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि बीपीएससी और अन्य सरकारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी एक प्रमुख हिस्सा है। आज की कक्षा में हम वैदिक काल की प्रमुख विशेषताओं जैसे सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, आर्थिक जीवन तथा धार्मिक मान्यताओं को विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम पिछले वर्षों के प्रश्नों PYQ का गहरा विश्लेषण करेंगे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरीके से हल किया जाता है। हमारा उद्देश्य केवल तथ्यों को याद नहीं करना नहीं, बल्कि अवधारणाओं को इस तरह समझना है कि आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। तो आइए इस सत्र की शुरुआत करते हैं और वैदिक काल को एक मजबूत आधार बनाकर अपनी परीक्षा की तैयारी करें और तैयारी को और प्रभावी बनाते हैं। तो अगर आपने घटना चक्र की इस किताब को पूरी ईमानदारी और समझ के साथ पढ़ लिया तो किसी भी स्टेट PCS के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। ये किताब सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करवाती है, जहाँ हर टॉपिक, हर तथ्य और कॉन्सेप्ट सीधे परीक्षा से जुड़ा हुआ है। आज का ये सेशन भी उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो कॉन्सेप्ट को समझते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी तैयारी एक अलग लेवल पर पहुंच रही है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिए। इसे अंत तक देखिए, नोट्स बनाइए और हर पॉइंट को क्लियर कीजिए। यही कंसिस्टेंसी आपकी सफलता के सबसे करीब ले जाएगी। तो चलिए पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वैदिक काल। जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल में समाज मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित था, और जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ गया था। इस काल में क्या था? कृषि का महत्व बढ़ गया था।
इस समय समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। राजनीतिक रूप से जनसभा और समिति जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। धार्मिक जीवन में प्रकृति की शक्तियों की पूजा पाठ की जाती थी, जैसे अग्नि, इंद्र और वरुण। संक्षेप में हम वैदिक काल में भारतीय समाज, संस्कृति और परंपराओं की नींव रखी, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। तो चलिए, वैदिक काल से जुड़े अब तक के जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं हम उसको देखते हैं। तो वैदिक काल में से हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग वैदिक युग के से संबंधित नहीं है? कौन एक वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो नंबर 1 ऑप्शन ए घोषा, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी अपाला और ऑप्शन डी शिवपारा। ये क्वेश्चन 71st बीपीएससी प्री 2025 में पूछा गया है कि वैदिक काल में से संबंधित कौन नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी गार्गी। ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है, तो ये गार्गी है। तो आइए इसकी एनालिसिस करते हैं। घोषा, अपाला और विश्ववारानी ये तीनों ऋग्वेद में सूक्त या मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां हैं। अतः इन्हें ऋग वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत गार्गी उत्तर वैदिक उपनिषद युग की दार्शनिक है, ना कि ऋग वैदिक युग की। तो हमारा क्वेश्चन सेकेंड है। दूसरा क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी चंपा और ऑप्शन डी वैशाली। ये 69 बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राजगिरी। प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था कौन? राजगिरी। आइए इसके एनालिसिस करते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी, वर्तमान राजगीर, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। हमारा क्वेश्चन थर्ड है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल और ऑप्शन डी 10वां मंडल। ये 42वां बीपीएससी प्री 1997-98 में पूछा गया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 9वां मंडल। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम को उल्लेख मिलता है। आइए इसकी फुल डिटेल से देखते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं।
नवम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। कितने नवम मंडल में कितने सूक्त हैं? 114 सूक्त हैं। ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मूजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अभी आपने देखा तो ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? अभी आपने ऊपर ऑप्शन में देखा है देवता सोम को समर्पित है। तो इसमें ऑप्शन ए है इंद्र और उनका हाथी, जो कि गलत है। उर्वशी एवं स्वर्ग, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में दिया है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवता गण, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता, जो कि ये हमारा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन इज डी ऑप्शन। और इसके उपयुक्त प्रश्नों की व्याख्या देखिए, ऊपर आपने अभी देखा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ए उपनिषद, बी भगवद गीता, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। 39 BPSC प्री 1994 में ये क्वेश्चन आया है। तो आप देख सकते हैं उपनिषद नहीं, भगवद गीता नहीं, यजुर्वेद नहीं, ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ऋग्वेद। आइए इसका डिटेल देखते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ये मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। इस भी इम्पॉर्टेंट है, ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। ये सवित्र सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के समय में। छुआछूत की घटना साफ पता चल रहा है कि ऑप्शन डी इस राइट आंसर होगा, धर्मशास्त्र के समय में। ये 39 BPSC प्री 1994 में पूछा गया था। आइए इसकी एनालिसिस करते हैं। धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों यथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित एवं अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।